कर्नाटक में धर्मस्थल मामला सामने आने के बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सनसनी पूरे देश में भी है और कई सवाल भी हैं जिनके जवाब आने यहां पर बाकी हैं। लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, क्या कुछ जो है अभी तक निकलकर सामने आया है, अपडेट क्या है, इस पर बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण मेरे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। वरुण, पहले तो हमारे दर्शकों, क्योंकि लगातार हम इस पूरे केस को ट्रैक कर रहे हैं, थोड़ा इस पर बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे कैसे पूरा केस सामने आया और अब इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या सामने आ रहा है। जी देखिए, जो नए दर्शक हैं, जो पहली मर्तबा कर्नाटक के धर्मस्थल केस के बारे में वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर एक ज़िला है, दक्षिण कन्नड़ ज़िला। वहाँ पर एक कस्बा है, धर्मस्थला इस कस्बे को कहा जाता है। वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर को धर्मस्थल मंदिर कहा जाता है। और ये नेत्रावती नदी है, नेत्रावती नदी के किनारे ये मंदिर जो है वो बना हुआ है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तकरीबन कई सौ साल पुराना मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव के मंजुनाथ रूप की यहाँ पूजा होती है। ये मंदिर इस मायने में भी खास है कि यहाँ जो पूजा अर्चना है वो शैव मत के जो पुजारी हैं वो करते हैं। जो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वो हिंदू लोग आते हैं और जो मंदिर का प्रशासन है वो जैन धर्म को मानने वाले लोगों के हाथों में है। अब यहाँ पर अचानक क्या होता है, सुमित के एक शख्स सामने आता है, 50 साल उसकी उम्र है उस शख्स की, और वो अचानक आने के बाद ये कहता है कि 1998 से 2014 के बीच कई सौ शव, मतलब पूरी एग्जैक्ट गिनती नहीं है, वो कहता है 100 से ज़्यादा, वो कहता है तकरीबन 100, ऐसे कई शव जो है हमने दफनाए थे। इसमें अधिकतर जो है महिलाएं और लड़कियां थी जिनको कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद मार दिया गया था। अब जब ये पूरा मामला सामने आता है तो 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार इस मामले की जांच के आदेश दे देती है और एक एसआईटी का गठन कर देती है। इसके बाद में जो ये शिकायत करता है, अक्सर जो वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं उसमें पूरा उसको काले कपड़ों में दिखाते हैं, चेहरे पे काला मास्क उसके लगा हुआ है, वो मौके पर जाता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स, उसकी पहचान अभी तक नहीं खोली गई है कि वो है कौन। ये पता है कि वो वहाँ सफाई कर्मचारी था और उसका ये आरोप है कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहा था और मैंने ये लाशें यहाँ पर दबा दी थी। तो तकरीबन 13 ऐसी जगह हैं जिनको माना गया कि ये लाशें यहाँ पर दबी हुई हैं। तो अब ये जो पूरा मामला है इसमें कुछ इस तरीके से हुआ कि 13 स्थलों पर जब खुदाई को एसआईटी के लिए कह दिया गया तो फॉरेंसिक की पूरी टीम आ गई वहाँ पर, एसआईटी पूरी आ गई वहाँ पर, भारी संख्या में पुलिस वहाँ पर आ गई, मीडिया वहाँ पर आ गई। मीडिया को इस पूरे मामले से दूर रखा गया। जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ वहाँ बाकायदा बहुत सावधानी के साथ और बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ छुपाते हुए पब्लिक से ये खुदाई की जा रही है। एक तकनीक होती है जिसको बोलते हैं जीपीआर तकनीक। तो उस तकनीक में क्या होता है कि ऊंचाई से एक खास किस्म की तरंगें जो हैं वो ज़मीन पर डाली जाती हैं और ये देखा जाता है कि ज़मीन के नीचे क्या है। जब पिरामिड वगैरह को खोजा जाता है, जब ज़मीन के अंदर खजाने को खोजा जाता है, कोई ख़ास प्रकार के पदार्थों को खोजा जाता है तो इस जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल इस संदर्भ में किया जा रहा है कि यहाँ जो 13 साइटें बताई गई हैं, 13 साइटों के नीचे क्या वाकई कोई कंकाल दबे हुए हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ हो सकता है, या केवल हवाई बातें हैं। अब हुआ क्या कि खुदाई चालू हो गई। 29 तारीख को खुदाई ये शुरू हो गई थी और 29 तारीख से आज तारीख 7 तारीख है और अभी तक ये खुदाई लगातार बदस्तूर चल रही है। 9 नंबर साइट तक खुदाई पूरी तरीके से हो चुकी है और यहाँ अभी जो 13 नंबर साइट है वहाँ ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो शव दफनाए गए थे वो 13 नंबर में सबसे ज़्यादा दफनाए गए थे। रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि धर्मस्थल मंदिर के प्रमुख के भाई ने एक स्थगन आदेश भी हासिल कर लिया था और अपमानजनक जो कंटेंट है वो उनके परिवार के खिलाफ ना जाए, ये इस चीज़ को लेकर था। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये आदेश इसको भी रद्द कर दिया है। अब इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो 4 यूट्यूबर थे उनके ऊपर हमला हो गया और इनकी पिटाई कर दी गई। तो ये एक इसके अंदर नया अपडेट सामने आया। इसके अंदर ये भी एक बात है कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा है। अब गुस्सा इस चीज़ को लेकर है कि अभी तक एक तो मामला नहीं खुल रहा, गुस्सा इस चीज़ को लेकर भी है कि भाई मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है तो क्या मंदिर से जुड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। खैर ये जांच का विषय है, लेकिन लोगों के बीच में इसी चीज़ को लेकर गुस्सा है कि कैसे कोई मंदिर
या मंदिर से जुड़े लोग, इन पे आरोप लग सकता है। क्या ये मंदिर को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं? एक ये इसके अंदर एंगल है। अब एक चीज़ यहाँ भी पता चलती है कि एक आरटीआई डाली गई। आरटीआई डाली गई तो पुलिस से पूछा गया कि भाई ये बताओ कि 1998 से 2014 के बीच में जितने भी लापता लोगों के केस आपके पास में आए थे उनका एक फहरिस्त दो और ये बताओ उन मामलों में क्या हुआ। तो ये पता चलता है कि धर्मस्थला और उसका जो पड़ोसी गांव है उजिरे, वहां पर 2001 से 2011 के बीच में तकरीबन 452, 450 करीब अप्राकृतिक मौत दर्ज हुई। अब ये यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि गांव में जो शवदाह गृह हैं वो नहीं था, तो इसलिए ये भी होता है कि हमारे इलाके में ये परंपरा है, ऐसा लोगों ने कहा कि लोगों को दफना दिया जाता है। तो अगर कहीं खुदाई में लाश निकल आए, कंकाल निकल आए, तो उसे ये बिल्कुल भी ना माना जाए कि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि ये वही वाली लाशें हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि हमने ही वहां दफनाया था। अब जो पूरा मामला है, अब ये मामला बहुत हाइप पकड़ चुका है। अब ये यहाँ पर 2012 का एक किस्सा सामने आता है जब एक लड़की के साथ रेप हुआ और लड़की के बॉडी पर कई चोट वोट के निशान थे, उसकी मौत हो गई थी। उसकी माँ का एक बयान है, एक मीडिया हाउस ने उसको पब्लिश किया है। माँ का कहना है कि बेटी की हालत देख के ये लग रहा था कि उसके साथ में रेप हुआ है। ये बात पता चलती है कि जो मंदिर से जुड़े जो लोग हैं वो लोग जो है ऑब्वियसली भाई रसूखदार लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, और ये भी बात पता चलती है कि सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त होती जा रही है लगातार। आज हमारे पास में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में जो सीएम सिद्धरमैया हैं उन्होंने ये कहा कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, सख्त कदम हम उठाएंगे। गुरुवार को जो दो गुटों के बीच में झड़प हुई उस मामले में भी उन्होंने कहा कि जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें और जवाबी शिकायतें मिली हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि एसआईटी पूरी तकनीकी तरीके से जांच कर रही है, सरकार इसमें दखल नहीं देगी, और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या है, इसकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ लोग झूठी बातें भी फैला रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एसआईटी का काम सच्चाई सामने लाना है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। अब जैसा मैंने बताया, यूट्यूब चैनल के 4 लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया। अब ये जो है एसआईटी वहाँ पर जो जांच कर रही है उसमें उस बात की भी जांच कर रही है, जो 2012 वाला वो केस है, वो लड़की वाला जो केस है उसकी भी जांच हो रही है। अब यहाँ पर आप इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि अभी तक जो 6 नंबर साइट है वहाँ पर हड्डियों के तकरीबन 100 से ज़्यादा टुकड़े मिले थे, और 9 नंबर साइट जो है वहाँ पर कंकाल मिले थे जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से साबुत थी, जबड़ा मिला था, खोपड़ी मिली थी। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर अभी तक मिल चुकी हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा, 200 के करीब, ऐसा कोई भी सबूत अभी तक वहाँ से बरामद नहीं हुआ है जिसके माध्यम से ये हम कह सकें कि वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लाशों को दफनाया गया था। अब हालांकि ये मामला चूंकि बहुत पुराना है, तो लाशें क्या घुल गई हैं, क्या हुआ है, हड्डियाँ खत्म हो गई हैं, नदी के पास का इलाका है, नदी अपने साथ ले गई है, या इस दौरान किसी ने वहां से लाशों को वहां से हटा दिया है, ये अब सब सारी बातें जांच का विषय है। जो सबूत वहां से मिले हैं सुमित, उनको एफएसएल भेज दिया गया है, और अब रिपोर्ट ये बताएगी, जांच ये बताएगी, एसआईटी ये बताएगी कि आगे इस केस में और कब कुछ क्या होगा। हालांकि जो अपडेट सामने आएंगे वो हम अपने दर्शकों तक लाते रहेंगे। 13 नंबर साइट जब खुलेगी तब मुझे लगता है कुछ और बड़े और नए खुलासे जरूर होंगे। एक सवाल का और जवाब मैं चाहूंगा और इस पर आप दे दें। 13 नंबर जो साइट है उस पर उसे रोका क्यों गया है, उसकी क्या एक वजह है? और दूसरा, जो धर्मस्थल से जुड़े हुए लोग हैं, जो परिवार जुड़ा हुआ है, क्या उन पर या मंदिर जो धर्मस्थल से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं उन पर कोई आरोप अभी तक लगा? नहीं, अभी तक देखिए कोई खास बड़े आरोप नहीं लगे हैं। जो ढकी छुपी जुबान में जो आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं। जो सफाई कर्मी है, जो इस पूरे मामले का विसल ब्लोअर है, उसने भी अभी तक कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं लगाया है। उसने भी केवल ये कहा कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझसे ये कहा था कि इन लाशों को तुम दबा दो, इससे ज्यादा मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। लाशें मैंने दबाई थी, वो बोझ मेरे सीने पर है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ।
रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जो 13 नंबर साइट है उस पे अभी जीपीआर तकनीक के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। दूसरी बात ये कि अभी बारिश बहुत चल रही है, वहाँ की जो स्थितियां हैं, नदी अपने उफान पर है, इसलिए अभी वहाँ खुदाई की स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बारिश का मौसम मुझे लगता है खत्म होगा, थोड़ा सा दिन किसी ठीक होगा, उसी दिन वहाँ पर खुदाई होगी 11, 12, 13 और हमारे सामने सारी स्थिति साफ हो जाएगी। यानी पूरी जो स्थिति है इस केस की वो धीरे धीरे जैसे ही खुलकर सामने आती रहेगी, जो सबूत अब जो है वो जुटाए जाएंगे, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसकी अपडेट भी हम जो है आपके साथ साझा करते रहेंगे। वरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।